Hello students, welcome to B Biotics, and today we are taking a very interesting chapter, that is genetics. Okay, but before discussion we will point out some basic concept about this chapter. So without wasting the time, let's start now. Okay, जेनेटिक्स जो है वो जीन से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। और जीन क्या होते हैं? जीन मैंने आपको पहले भी बताया था, जीन इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक्स प्रोटीन। ओके, तो ये तो हुई जेनेटिक्स और जीन की बात। अब जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जेनेटिक्स वर्ड को मेंडल ने कंसाइन नहीं किया था, ठीक है। जेनेटिक वर्ड और जीन वर्ड को मेंडल ने नहीं दिया था, फिर भी हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि जेनेटिक वर्ड को दिया किसने था। वाटसन एंड क्रिक ने जब 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का जो उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था अपना 1953 में, जब इन्होंने अपना डीएनए का मॉडल दिया था, उस समय वाटसन ने डीएनए के अंदर जिस तत्व को पाया उसको उन्होंने जेनेटिक्स बोला था। और जेनेटिक्स कोई और जीन जो था, जीन दिया था वो थे जॉनसन, ठीक है। तो जॉनसन ने जीन वर्ड को टर्म आउट किया था और जेनेटिक्स को वाटसन ने दिया था। तब यहाँ पर जब जीन को जॉनसन ने दिया था और जेनेटिक्स को वाटसन ने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों कहते हैं? इसका आंसर पाने के लिए हमको थोड़ा सा फ्लैश में जाना पड़ेगा और मेंडल की एक बायोग्राफी के बारे में हम जानेंगे। मेंडल की बायोग्राफी यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यस, अगर आप मेंडल की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली आप मेंडलिज्म को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए एक छोटी सी बायोग्राफी हम मेंडल की देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल की बायोग्राफी। मेंडल का जो लाइफ स्पैन था वो आपका 1822 से 1884 तक, आई थिंक इट्स 60 और 61 ईयर समथिंग कुछ होगा जो उनकी लाइफ स्पैन थी, ठीक है। मेंडल जो थे वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो फादर थे वो एक सिंपल फार्मर थे, और ऑब्वियस सी बात है कि वो फार्मर थे तो इकोनॉमिकली बहुत वीक थे। मेंडल पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उनके फादर उन पे आगे खर्च नहीं कर सकते थे। उनके फादर कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि मेंडल भी उनके ऑक्यूपेशन को अपना ले, बट मेंडल इस चीज़ को जानते थे कि उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इसीलिए वो वहाँ से चले गए और उन्होंने एक मोनेस्ट्री में एज अ फादर अपॉइंट हो गए, ठीक है। मोनेस्ट्री में रहकर ही उन्होंने अपने इन्वायरमेंटल की स्टडी की, प्लांट्स के बारे में बहुत स्टडी की। मेंडल के जो मैथ्स और फिजिक्स पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग की, और प्लांट्स के बारे में जो उन्होंने स्टडी की वो उन्होंने मोनेस्ट्री में जाके की। उसके बाद में मोनेस्ट्री में रहते हुए ही वो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन भी उन्होंने पीसीबी से ही की। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान ही उनकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हुई जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए। वो जो व्यक्ति थे वो एक मैथमेटिशियन थे, और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो नेचुरल तरीके से बनी हो और चाहे वो मैन मेड हो, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट जरूर कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। ये उस व्यक्ति का मानना था, और मेंडल के दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं बस गई थी कि यस, ऐसा हो सकता है। अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद मेंडल अपनी मोनेस्ट्री में वापस लौट आए, बट मोनेस्ट्री में लौटने के बाद भी मेंडल के दिमाग में एक चीज़ थी, किसी भी व्यक्ति में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, ऐसे कौन से कैरेक्टर होते हैं जो उसकी आगे वाली जनरेशन बिल्कुल एज इट इज़ उसके जैसे ही दिखती है। मीन्स कि एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समरूप कैसे दिख सकता है, चाहे वो उसकी हाइट ले ले, चाहे वो उसका कलर ले ले, चाहे उसका अपीयरेंस ले ले। ऐसा क्या कैरेक्टर होता है पेरेंट्स में जो बच्चों में इनहेरिटेड हो जाता है? बस मेंडल के दिमाग में ये क्वेश्चन आया और वो जुट गए उसके एक्सपेरिमेंट पे कि इस चीज़ को वो फाइंड आउट करके ही रहेंगे। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और जो उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो रैट पे स्टार्ट किया था, ठीक है।
रैट्स पे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस चीज़ पे स्टार्ट किया था, तो आप रैट्स लिखिएगा अगर ऑप्शन में हो तो। और पी प्लांट जो था, पी प्लांट पर तो उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली ही थी, बट जब सबसे पहले स्टार्ट किया था वो रैट्स पे स्टार्ट किया था। बट वहाँ पे कंडीशन ये थी कि वो एक मोनेस्ट्री में रहते थे और मोनेस्ट्री में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने पे रिस्ट्रेंट था, तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे क्विट कर दिया और फिर से वो अपने एनवायरमेंटल स्टडी में लग गए। एक दिन गार्डन में टहलते टहलते मेंडल ने देखा कि उनकी नज़र कुछ प्लांट्स पे पड़ी जो कि मटर के पौधे थे, पी प्लांट थे। मेंडल ने देखा कि उसमें एक ऐसा डिफ्रेंशिएशन उन्होंने देखा जो उनके दिमाग में जाके बिल्कुल से बैठ गया कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है कि सेम स्पीसीज़ का प्लांट है और उसमें दो अलग अलग फ्लावर का वेरिएशन हुआ है। एक पी प्लांट में वाइट फ्लावर था, दूसरे पी प्लांट में पर्पल फ्लावर था। मेंडल जो थे वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और वहीं से उनके दिमाग में उस चीज़ को फाइंड करने की जो एक सनक थी, चूँकि वो एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। तो उसके बाद में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरुआत किया और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। पी प्लांट कौन सा? इट्स अ गार्डन पी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पी प्लांट लिया था, तो उसकी कोई अलग अलग वैरायटी नहीं थी कि वो कहीं से इधर उधर से लेके आए थे। उन्होंने सिंपल गार्डन पी से ही अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। ठीक है, अब देखिए गार्डन पी पे उन्होंने क्या किया। गार्डन पी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर प्लांट से 7 कैरेक्टर्स को लिए। ठीक है, 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिए और हर कैरेक्टर में से 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके 14 डिफ्रेंशिएशन उन्होंने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? जैसे उन्होंने 7 अलग अलग वैरायटी के प्लांट लिए, वो कलर के बेस पे थे, वो साइज़ के बेस पे थे, वो सीड साइज़ के बेस पे थे। इस तरह से उन्होंने 7 वेराइटीज़ के प्लांट लिए, 7 वेराइटीज़ ली और हर वैरायटी के 2 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, हर वैरायटी के 2 कैरेक्टर लिए और 7 वैरायटी ली। 2 कैरेक्टर कैसे लिए? किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन बड़ा है तो इसका छोटा पहलू क्या होगा? इसका ये जो कैप है ये छोटा होगा। तो उसी तरह से उन्होंने हर वैरायटी में एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया और एक रेसेसिव कैरेक्टर लिया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इसमें मैथ्स का कॉम्बिनेशन लगा के एक फॉर्मूला फाइंड किया। उन्होंने साइंस के साथ मैथ को कोरिलेट किया और एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड किया जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उस समय के लोगों के लिए उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल था। तो अब वो चीज़ क्या थी? मेंडल ने जो चीज़ फाइंड की थी उसको उन्होंने ट्रेड्स का नाम दिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेंडल ने जो चीज़ फाइंड की उसको उन्होंने ट्रेड्स का नाम दिया। ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, और ट्रेड्स का नाम देके उन्होंने ये बोला कि प्लांट्स में कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उनके आने वाली जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं, और उनकी ये जो उपलब्धि थी, उनका ये जो अचीवमेंट था वो इतना बड़ा था। मेंडल ने पी प्लांट पर जो अपना अचीवमेंट किया था वो 19वीं सेंचुरी में ही कर दिया था, जो उनके समय से बहुत ज़्यादा पहले था, और इसी वजह से उनके इस एक्सपेरिमेंट को कोई जल्दी समझ नहीं पाया था और उसको मान्यता नहीं मिल पाई थी। मेंडल ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट तो किया बट वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और जैसा कि आप लोग के साथ है कि मैथ्स जो होती है, मैथ्स का नाम सुनते ही आप लोग बूम हो जाते हो, उसी तरह से उस समय के भी साइंटिस्ट थे कि जब उन्होंने देखा कि यार इस बंदे ने क्या क्या कर रखा है तो वो लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया। मोनेस्ट्री की तरफ से ही एक साइंटिफिक सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराया गया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और वहाँ पे मेंडल भी गए अपने एक्सपेरिमेंट को लेके। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश की, लोगों के सामने अपने एक्सपेरिमेंट को रखा, बट किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला जो है वो समझ में नहीं आया। मेंडल ने बहुत कोशिश की कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करें, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाए और उन्होंने वहाँ पे डिनाई कर दिया और वहाँ से वो
वापस चले आए। इसको हम मेंडल की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस कहेंगे कि इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी मेंडल डिनाई करके वहाँ से चले गए। फाइनली क्या हुआ कि मेंडल ने अपना फार्मूला तो दे दिया था, बट उनके फार्मूले को जो उपलब्धि मिली थी वो 35 साल के बाद, आफ्टर 35 ईयर उनको अपने फार्मूले पर जाके एक नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब अपनी लाइफ स्पैन करने के बाद उन्हें अपने फार्मूले पे नोबेल प्राइज़ मिला था। मेंडल ने अपने फार्मूले को उस समय तो वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वो इस चीज़ को जानते थे कि दुनिया हर नई चीज़ को पहले डिनाई ही करती है और बाद में एक्सेप्ट कर लेती है। उन्होंने अपनी एबिलिटी पर पब्लिकेशन की, अपनी बुक्स को उन्होंने खुद लिखा और उसकी 40 कॉपीज़ को उन्होंने अलग अलग साइंस सेंटर में भेज दिया, अलग अलग साइंटिस्ट के पास में भेज दिया, क्योंकि मेंडल जानते थे कि उन्होंने जिस चीज़ की खोज की है वो आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। और बिल्कुल यही हुआ जब 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लेके आए, तो उन्होंने डीएनए के अंदर जो एक तत्व को देखा उसको उन्होंने जेनेटिक्स का नाम दिया। और जेनेटिक्स के अंदर जो डीएनए के अंदर जो था वो जीन था, और इसी जीन को ही मेंडल ने जिस चीज़ को ट्रेट कह के बोल दिया था कि एक ऐसा ट्रेट्स होता है, वो ट्रेट का था डेटिक जीन। मतलब जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की और मेडिकल साइंस जब बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हुई, तब उन्होंने इस ट्रेड्स को जीन बोला, और यहीं से मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया, क्योंकि जीन तत्व जो बाद में कंसाइंड हुआ था उसकी खोज मेंडल अपने टाइम पहले ही कर चुके थे। तो ये मेंडल की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि की। और कहते हैं ना कि जब कोहिनूर का हीरा चमकता है तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं, लोग उसकी चमक को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। पहले वही चीज़ मेंडल के साथ हुई कि मेंडल ने एक ऐसा फार्मूला दे दिया था, एक ऐसा हीरा दे दिया था लोगों को जो उस समय उनकी समझ के बाहर था, लेकिन बाद में उसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली और मेंडल को उसके लिए नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ से। तो ये थी मेंडल की छोटी सी बायोग्राफी। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंडल के लिए कुछ लाइंस आती हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टोगो मेरे मोल। वही मेंडल थे कि वो तो हीरा थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि उन्होंने क्या किया है, और उनकी की गई उपलब्धि को बाद में लोगों ने खुद ही जान लिया। तो ये एक मेंडल की छोटी सी बायोग्राफी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट लेके आने वाली हूँ, मेंडलिज्म समझाने वाली हूँ। मेंडल ने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे फॉलो किया था और कैसे उन्होंने अपनी 3 जनरेशन में प्रैक्टिकल करके किस तरह से इस जीन को फाइंड किया था, इस ट्रेड को फाइंड किया था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा। जय हिंद।